जय हिंद। हम लोग एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग कवर कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने इतिहास के 72 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो अभी तक नहीं देखें तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग 73 नंबर से आगे हम लोग कवर करेंगे। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। 73 नंबर में है, अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के खाली जगह बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। कितने वर्ष के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था? तो उन्होंने जो प्राप्त किया था तो वो किया था 8 वर्ष के बाद। 8 वर्ष के बाद राजा बनने के बाद वो कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। इसका की पॉइंट है, अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अशोक ने अपने राज अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी। आगे 74 नंबर है, निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किसे पियदसी के नाम से जाना जाता था? किसको? तो ये अशोक को पियदसी के नाम से जाना जाता था। अशोक के सामान्यतः उसके अभिलेखों में देवनापिय या पियदसी के नाम से जाना जाता था। आगे 75 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनवाया गया था? तो किस राजा के शासनकाल में? तो ये अशोक के शासनकाल में। सांची का स्तूप रायसेन यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। वर्ष 1989 ईस्वी में सांची के स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। आगे है 76 नंबर में, मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो ये कब हुआ था? तो ये जो हुआ था ये 232 ईसा पूर्व हुआ था। मौर्य शासक अशोक की मृत्यु वर्ष 232 ईसा पूर्व में हुई थी। 77 नंबर में, मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? तो विजय का त्याग किसने किया था? तो ये किया था आपका अशोक ने किया था। अशोक ने कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित होकर युद्ध की नीति का त्याग कर दिया था। आगे हैं 78 नंबर में, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो किसने भेजा था ये? तो ये जो भेजा था सेल्यूकस निकटर को भेजा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका की पॉइंट है, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी जिससे मौर्य इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर यानी यूनानी शासक, ये जो था ये सेल्यूकस निकेटर जो था ये यूनानी शासक था, को पराजित किया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। आगे हैं, भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन था? ये था आपका पुष्यमित्र। कौन था? ये पुष्यमित्र था। इसका की पॉइंट है, शुंग वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। शुंग वंश का संस्थापक जो था ये पुष्यमित्र शुंग था और शुंग वंश के अंतिम शासक जो था वो देवभूति था। शुंग वंश के शासनकाल की अवधि जो था ये 185 से लेकर 75 ईसा पूर्व था। आगे 80 नंबर में, भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में कौन था? तो ये था सिमुक। सातवाहन वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक था। सातवाहन वंश की राजधानी पैठान या प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा प्राकृतिक थी। आगे 81 नंबर में, सातवाहन खाली जगह भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। तो कौन सा था? तो ये दक्षिण भारत के एक शक्तिशाली राजवंश था। सातवाहन वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। इसका संस्थापक जो था ये सिमुक था। सातवाहन वंश का प्रथम यशस्वी शासक जो था ये सातकर्णी प्रथम था। सातवाहन वंश के सबसे महान शासक कौन था? ये गौतमी पुत्र सातकर्णी थी।
और सातवाहन वंश शासित मुख्य क्षेत्र जो था वो था महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक, यानी कि दक्षिण भारत के क्षेत्र था। ये जो था ये दक्षिण भारत का क्षेत्र। 82 नंबर है, प्रसिद्ध शासक कनिष्क खाली जगह वंश के थे। किसका वंश थे? ये कुषाण वंश के थे। कुषाण वंश के अन्य कुछ प्रमुख शासक जो था वे विन कंडफिसिस, कुंजल कंडफिसिस, वासिसक, हिवोसक और वासुदेव था। 83 नंबर है, मौर्य के पतन से लेकर गुप्त के उत्थान यानी 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक की अवधि को भारतीय इतिहास में खाली जगह के रूप में जाना जाता है। तो ये किसके रूप में जाना जाता है? तो ये उत्तर मौर्य काल के रूप में जाना जाता है। भारत में ये उत्तर मौर्य काल के रूप में जाना जाता है। आगे है 84 नंबर में, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? तो किसने? तो ये कुषाण ने किया था। कुषाण वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। कुषाण वंश के संस्थापक जो था ये कुजुल कंडफिसिस था। कुषाण वंश के महानतम शासक जो था ये कनिष्क था। मूर्तिकला की मथुरा तथा गंधार शैली का जन्म कनिष्क के समय में हुआ था। आगे, कनिष्क ने सिल्क मार्ग यानी चीन से रोम जाने वाले पर नियंत्रित किया था। आगे हैं, मौर्योत्तर काल में खाली जगह वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थी। तो कौन था? ये था आपका दास कामगार था। आगे हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? किस शासक ने किया था? तो ये किया था पुष्यमित्र ने किया था। शुंग वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसका संस्थापक जो था ये पुष्यमित्र शुंग था। स्थापना वर्ष जो था 185 ईसा पूर्व। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश के अन्य प्रमुख शासक जो था अग्निमित्र, वासुमित्र, वज्रमित्र तथा देवभूति आदि था। 87 नंबर है, खाली जगह जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवनी बुद्धचरित्र की रचना की। तो किसने? तो ये किया था अश्वघोष ने किया था। कनिष्क के द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता था। इसको भी याद रखिएगा, कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। आगे हैं, कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, वासुमित्र, चरक तथा पाशर्व जैसे विद्वान भी रहते थे। आगे 88 नंबर में, गंधार कला शैली यानी स्कूल ऑफ आर्ट किस राजवंश के तहत विकसित हुआ? तो किस राजवंश के तहत विकसित हुआ था? तो ये कुषाण राजवंश के तहत विकसित हुआ था। कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क के शासनकाल में कला से संबंधित 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था जो कि निम्नलिखित हैं। एक था गंधार कला शैली और दूसरा जो था वो मथुरा कला शैली था। आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है? इनमें से कौन सा था चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी? तो ये था कुमार देवी थी। चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक था ये। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी था चंद्रगुप्त। महाराजा धीराज की उपाधि से विभूषित भी किया गया था इन्हें। गुप्त संवत का प्रारंभकर्ता भी था ये। लिच्छवी राजा की राजकुमारी कुमार देवी के साथ इनको विवाह किया गया था। 90 नंबर है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्रों में शासकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो कौन था? ये था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय की अन्य उपाधियां विक्रमांक, परम, भागवत आदि हैं और कुमारगुप्त प्रथम की उपाधियां जो हैं ये महेंद्रद्वितीय, श्री महेंद्र आदि हैं। समुद्रगुप्त की उपाधियां कविराज,
अप्रतिरथ, पराक्रमांक आदि हैं। और महाराजाधिराज की उपाधियां से प्रसिद्ध चंद्रगुप्त प्रथम है। 91 नंबर है, हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? तो कितने लिखे गए थे? तो ये लिखे गए थे, टोटल जो लिखा गया था ये तीन लिखा गया है। हर्षवर्धन ने स्वयं 3 संस्कृत नाटकों की रचना की थी। एक था प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। 92 नंबर है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्राशिस्त या इलाहाबाद स्तंभ की रचयिता कौन थे? ये कौन था? तो ये था हरिसेन था। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्राशिस्त में गुप्त शासक चंद्रगुप्त को संपूर्ण पृथ्वी को विजित करने वाला बताया गया है। आगे 93 नंबर है, हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पर पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश खाली जगह ने उन्हें रोक दिया। तो किसने रोका था? तो ये पुलिकेशन द्वितीय ने। किसने रोका था? ये पुलिकेशन द्वितीय ने रोका था। चालुक्य वंश के प्रतापी शासक पुलिकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। इसका उल्लेख एक ऐहोल अभिलेख में मिलता है। आगे है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना खाली जगह द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। किसके द्वारा किया गया था? तो ये कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से भी जाना जाता है। 95 नंबर है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो किसको? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता था। प्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे हैं, हर्षवर्धन और पुलिकेशन द्वितीय के युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो किस नदी के तट पर हुआ था ये? तो ये हुआ था नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन और पुलिकेशन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हर्षवर्धन को पराजय झेलनी पड़ी थी। आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित्र के लेखक थे? तो कौन था इसमें से? ये था आपका बाणभट्ट। कौन था? बाणभट्ट था। बाणभट्ट के प्रमुख रचनाएं हर्ष रचित एवं कादम्बरी और राजशेखर को महिपाल एवं महेंद्रपाल प्रथम दोनों ने संरक्षण प्रदान किया था। राजशेखर की प्रमुख रचना काव्य मीमांसा। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। आर्यभट्ट के प्रमुख रचनाएं आर्यभट्टयम एवं सूर्य सिद्धांत हैं। आगे हैं 98 नंबर में, चंद्रगुप्त ने दक्षिणापत्य के कितने शासकों को पराजित किया था? कितने शासकों को पराजित किया था? तो ये 12 शासकों को पराजित किया था। समुद्रगुप्त से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापत्य के विजय के लिए 3 नीति अपनाई थी। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। 99 नंबर है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्राशिस्त की खुदाई की गई? किसकी की गई है? तो ये समुद्रगुप्त का खुदाई की गई है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्त इन इलाहाबाद प्रशिस्त स्तंभलेख के सप्तम श्लोक में समुद्रगुप्त के विजयी अभियानों का उल्लेख वर्णित है। 100 नंबर है, खाली जगह ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। तो ये कौन था? तो ये था हेनसांग।
हैनसांग जो था ये चीनी यात्री थी। ये अपना ग्रंथ सी यू की नाम से लिखा था। हर्षवर्धन के दरबार में आर्यभट्ट एवं मयूर नामक प्रमुख विद्वान भी रहते थे। 101 नंबर है कालिदास रचित नाटक अभियान शाकुंतला और राजा खाली जगह की प्रेम कथा है। तो किसकी प्रेम कथा है? तो ये दुष्यंत का है। कालिदास द्वारा रचित नाटकीय अभियान शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा है। आगे है कहा जाता है तो कौन सा? तो ये गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का वर्णन युग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य के शासनकाल कला एवं साहित्य की दृष्टि से भारतीय सभ्यता का स्वर्ण काल था। 103 नंबर है निम्नलिखित में से कौन शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? तो यह उद्वारिका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। भारत के मंदिर स्थापत्य कला के प्रमुख शैलियाँ निम्नलिखित हैं, द्रविड़ है, नगर व बेसर है। 104 नंबर है निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है? तो कौन सा है? तो ये आपका मंदुराई, ये है मंदुराई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। संगम साहित्य यानी प्राचीन संगम काल में जिन संगम ग्रंथों की रचनाएं हुई उनको संगम साहित्य कहा जाता है। आगे पांड्य राजाओं के संरक्षण के कुल 3 संगम आयोजित हुए हैं। एक प्रथम संगम अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में मदुराई में, द्वितीय संगम अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में पाटलिपुत्रम में और तृतीय संगम नक्कीर की अध्यक्षता में मदुराई में हुआ है। 105 नंबर है संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों जिसमें दास भी शामिल होते थे उनको खाली जगह के रूप में जाना जाता था। किस रूप में जाना जाता था? उसको किस रूप में जाना जाता था? तो ये जाना जाता था कैडिसियर और अदमाई के रूप में, कैडिसियर और अदमाई के रूप में जाना जाता था। 106 नंबर है चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था साला भोग कहा जाता था। वेलन वगाई उसको कहा जाता था जो गिर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होता था और ब्राह्मणों की दी गई भूमि को ब्राह्मदे कहा जाता था। और साला भोग जो था वो शैक्षणिक प्रयोजन के लिए जो भूमि दिया जाता था उसको साला भोग कहा जाता था। देवदान मंदिरों को दी गई भूमि को देवदान कहा जाता था। आगे हैं 107 नंबर में चोल काल के दौरान मुवेद, वेलन और अराइयार खाली जगह की उपाधियां थी। तो किसकी थी? तो ये था धनी भू स्वामियों की थी। आगे हैं रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशिस्त की रचना की थी? तो किसने की थी? तो ये किया था पुलिकेशन टू ने किया था। रवि कीर्ति का संबंध ऐहोल अभिलेख से भी है। यह चालुक्य वंश के राजा पुलिकेशन टू का दरबारी कवि था। आगे है कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर नगर शैली में निर्मित है। इसका निर्माण गंग वंश के प्रसिद्ध शासक नरसिंह देव ने करवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर लाल बलुआई पत्थर एवं ग्रेनाइट से निर्मित है। इस मंदिर को वर्ष 1984 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में सम्मिलित किया गया था। आगे तांजावुर का राजराजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवताओं को समर्पित है? तो किन देवताओं को समर्पित है ये? तो ये हैं भगवान शिव के लिए ये समर्पित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। तांजवर या तांजोर का राजेश्वर मंदिर यानी बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राज प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर द्रविड़ शिल्प कला की उत्तम कृति है।
राजराजेश्वर मंदिर बृहदेश्वर मंदिर यानी तमिलनाडु राज्य में स्थित है तथा यह भगवान शिव को समर्पित है। आगे है निम्नलिखित में से कौन कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे। तो कौन था, तो ये था विंध्य शक्ति था। वाकाटक राजवंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। प्रवेरसेन प्रथम एवं प्रवेरसेन द्वितीय वाकाटक राजवंश के प्रमुख शासक में से थे। आगे हैं किस वंश के शासक ने 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये कौन करवाया था, तो ये चंदेल ने करवाया था। चंदेल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व हैं। स्थापना जो हुआ था 19वीं शताब्दी में नानुक द्वारा कराया गया था। इसका राजधानी खजुराहो था। चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक जो था ये परमदेव या परमाल था। चंदेल वंश के दौरान निर्मित प्रमुख मंदिर जो था वो कांदरिया महादेव मंदिर एवं विष्णु था, जो चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आगे हैं कदमाई खाली जगह राजवंश के तत्भू राजस्व का एक रूप था। तो कौन था ये था चोल। कंदमाई यानी कि कंडेम चोल राजवंश के तत्भू राजस्व का एक रूप था, जो विजयालय यानी कि 850 से लेकर 871 ईस्वी के को चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इस साम्राज्य का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। आगे हैं अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिस के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था। तो ये कौन था, ये था दाहिर। वर्ष 711 से 12 ईस्वी में मोहम्मद बिन कशिश के नेतृत्व में प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण भारत पर हुआ था। इस आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। आगे है अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद खाली जगह द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया था। अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद अल-बरूनी द्वारा लिखा गया था। इस पुस्तक में 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान तथा धर्म के आंखों देखा सजीव वर्णन किया गया है। आगे है तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था 1992 को लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। परिणाम जो हुआ था इसका, ये पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। परिणाम मोहम्मद गोरी विजय हुआ था। दीवान ए अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन खाली जगह का एक विभाग था। कौन था ये सैन्य सेवा का एक विभाग था। दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। इस विभाग के अध्यक्ष को आरिज ए मामुलिक कहते थे। सल्तनत काल में केंद्रीय शासन के अन्य प्रमुख विभाग जो था इस प्रकार था। ये प्रमुख विभाग और संबंधित पदाधिकारी दीवान ए रसाल जो था ये रसाल ए मलिक, दीवान ए इंसाद जो था ये शाही पत्राचार ये संबंधित, ये जो था ये था ईसा ए मामुलिक, दीवान ए विजारत वजीर ए मालिक था। इस प्रकार से था ये। आगे 118 नंबर है निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। किस वर्ष के दौरान किया था, ये किया था 1206 से लेकर 1210 के बीच, 1206 से लेकर 1210 के बीच किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन काल की अवधि जो था 1206 से लेकर 1210 ईस्वी के बीच। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो था ये लाहौर था। ऐबक शब्द का अर्थ चंद्रमा का स्वामी होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल के दौरान मलिक तथा सिपहसालार की उपाधि धारण की थी। आगे
बलबन ने अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कौन सी? तो ये धारण किया था जिल-ए-लाही, जिल-ए-लाही उपाधि धारण किया था। बलबन इलवरी तुर्क था। बलबन का मूल नाम बाउद्दीन था। बलबन ने जिल्ले-इलाही यानी कि जिल्ले-इलाही ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की थी। आगे हैं, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने सिजादा और पेबोस की व्यवस्था शुरू की थी? तो किसने किया था? ये किया था गायसुद्दीन बलबन ने, गायसुद्दीन बलबन ने किया था। बलबन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। लो एवं रक्त नीति शासन व्यवस्था का आधार नौराज या नवरोज पारसी त्यौहार का प्रारंभ किया। सिजादा एवं पेबोस या बायोबोस रीति प्रारंभ की। दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन भी किया था। तुर्कन ए चहलांगनी या चालीसा दल का दमन किया था। आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के दौरान गुप्तचर विभाग का प्रमुख था? कौन था? ये था आपका बरीद-ए-मामुलिक, बरीद-ए-मामुलिक था। गुप्तचर विभाग के प्रमुख बरीद-ए-मामुलिक था। दीवान-ए-हिस्सा जो था वो शाही पत्राचार या शाही सचिवालय से संबंधित था। वकील-ए-दार जो था वो राजा के घरेलू तथा व्यक्तिगत कार्यों का प्रमुख हुआ करता था। दीवान-ए-अमीर कोही जो था वो कृषि संबंधित विभाग था। मीर-ए-दाद जो था सुल्तान की अनुपस्थितियों में मजलिस की अध्यक्षता था। 122 नंबर है, जफर खां दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? तो ये था उलादीन खिलजी, उलादीन खिलजी था। जफर खां दिल्ली सल्तनत के शासक उलादीन खिलजी के सेनापति था। जफर खां मुगलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। उलादीन खिलजी के शासनकाल के दौरान उसके साम्राज्य पर मंगोलों ने अनेक बार आक्रमण किया था। आगे है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही क्रम है, अनुक्रम है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा परागना, सरकार और सूबा। परागना, सरकार और सूबा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में संपूर्ण साम्राज्य सूब यानी प्रांत में विभाजित था। प्रत्येक सूबे को अनेक इकाइयों में विभाजित किया गया था। इन इकाइयों को सरकार कहते थे। प्रत्येक सरकार को प्रागण में विभाजित किया गया था। प्रागणों के अंतर्गत ग्राम होते थे। अतः प्रागण, सरकार, सूबा सही अनुक्रम हो जाएगा इसका। आगे हैं, जौनपुर शहर किसकी स्मृति में बसाया गया था? जौनपुर शहर को किसकी स्मृति में बसाया गया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में बसाया गया था। जौनपुर शहर मोहम्मद बिन तुगलक यानी जोना खां की स्मृति में बसाया गया था। फिरोजा शाह तुगलक ने जौनपुर नामक शहर की स्थापना की थी। फिरोजा शाह तुगलक द्वारा बसाए गए अन्य शहर जो था इस प्रकार था: फिरोजापुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद तथा हिंसार आदि था। आगे निम्नलिखित में से कौन सा मोरस्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो कौन था? ये था इब्नु बतूता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। इब्नु बतूता प्रसिद्ध अफ्रीका यात्री यानी मोरस्को देश से संबंधित था। इब्नु बतूता वर्ष 1333 ईस्वी में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्नु बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। आगे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक अपने साम्राज्य की राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? कहाँ लेके गया था? तो ये दौलताबाद लेके गया था। दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की उपाधि जो था 1325 से लेकर 1351 ईस्वी था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित था। ये था, एक पहला जो कार्य था वो राजधानी दिल्ली से देवनागरी यानी
देवगिरी दौलताबाद स्थानांतरित किया था। दोआब में कर वृद्धि किया था। खुरासन एवं कराचिल की अभियान किया था। आगे हैं, तारिक ए फिरोजा शाही के लेखक कौन है? तारिक ए फिरोजा शाही के लेखक कौन था? ये था जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी था। इसके संबंधी कुछ पुस्तक के लेखक हैं, प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक। तारिक ए फिरोजा शाही, जियाउद्दीन बर्नी। किताब उल हिंद जो था ये अलबरूनी था। किताब उल रेहाल जो था ये इबन बतूता था। बाजायन उल फुतहा जो था ये अमीर खुसरो था। आगे हैं 128 नंबर में, ब्राह्मणों पर जाजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो ये किसने लगाया था? तो ये लगाया था फिरोजा शाह तुगलक ने। फिरोजा शाह तुगलक ने लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक फिरोजा शाह तुगलक था। फिरोजा शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में निम्न 4 प्रकार करों को जारी रखा था। एक था जजिया कर, जाकात, एक जाकात यानी दान से संबंधित, खराज यानी भूमि से संबंधित, और खुम्स यानी युद्ध से संबंधित। ये 4 प्रकार के कर लगाया था। आगे हैं कुतुब मीनार के पांचवें मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये किसने करवाया था? यह करवाया था फिरोजा शाह तुगलक ने। फिरोजा शाह तुगलक ने करवाया था। कुतुब मीनार के पांचवें मंजिल का निर्माण फिरोजा शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोजा शाह तुगलक द्वारा निर्मित अन्य महत्वपूर्ण इमारतें इस प्रकार के हैं। कुशक ए शिकार महल जो ये दिल्ली में है। गुजरी महल हिसार ये हरियाणा में है। हिंसार ए फिरोजा सिहार जो ये भी हरियाणा में स्थित हैं। आगे हैं, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? ये था आपका नासुरुद्दीन महमूद था। वर्ष 1398 में दिल्ली पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली के सुल्तान नासुरुद्दीन महमूद था। तैमूर द्वारा किए गए इस आक्रमण के फलस्वरूप तुगलक वंश नष्ट हो गया था। आगे, फारसी दूत अब्दुर्रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? किसके शासनकाल में आया था? तो ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में। देवराय द्वितीय के शासनकाल में यह आया था। फारसी दूत अब्दुर्रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। फारसी दूत अब्दुर्रज्जाक विजयनगर साम्राज्य की गणना विश्व के सर्वाधिक भव्य सुंदर नगरों में कराता था। देवराय द्वितीय संगम वंश के सबसे महान शासक था। आगे है, कृष्णदेव राय ने तेलुगु में खाली जगह पर एक कृति की रचना की जिसके अमुक्तवालियत के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन सा? तो ये शासन काला। अमुक्तवालियद यानी कि कृष्णदेव राय द्वारा तेलुगु भाषा में रचित एक रचित है। मुक्तावालियद जो है कोटली द्वारा रचित अर्थशास्त्र के समान अर्थव्यवस्था है। ये शासन काला पर आधारित है। आगे हैं 133 नंबर में, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो ये अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज जो था 8 तेलुगु कवि थे। ये था अष्टदिग्गज। 8 तेलुगु कवियों में पेंडाडना प्रमुख थे। कृष्णदेव राय ने शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 तेलुगु कवि। आगे हैं, सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? तो किस वर्ष किया था? तो किया था 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी द्वारा आगरा की स्थापना वर्ष 1504 ईस्वी में यमुना नदी के समीप की गई थी। वर्ष 1906 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। आगरा को राजधानी बनाने का उद्देश्य दोआब पर नियंत्रण रखना तथा राजपूतों द्वारा दिल्ली की ओर बढ़ने के प्रयास को विफल बनाना।
आगे दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा खाली जगह द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा? तो ये हमीदाद बेगम के द्वारा, हमीदाद बेगम के द्वारा बनवाया गया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा हुमायूं की पत्नी हमीदाद बनो बेगम ने बनवाया था। हुमायूं की मृत्यु वर्ष 1556 ईस्वी में दिन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। हुमायूं की कब्र का वास्तुकार मिर्जा क्यास बेग था। आगे हैं 136 नंबर में, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय के निर्माण पर केंद्रित किया? तो कौन था? तो ये शेरशाह सूरी था। शेरशाह ने अपने शासन काल में अनेक सड़कों का निर्माण तथा उनकी मरम्मत तथा उन सड़कों के किनारे लगभग 1700 सरायों का निर्माण कराया। सराय की देखभाल हेतु सिकदार की नियुक्ति की गई। शेरशाह द्वारा निर्मित कराई गई सड़कों को जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। आगे है इबादत खाने की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? किसको जाता है? तो ये जाता है अकबर को। ये जाता है अकबर को। अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं। दास प्रथा पर रोक 1565 ईस्वी में किया था। तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563 ईस्वी में। जजिया कर समाप्त 1564 ईस्वी में। इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में। और दीन ए इलाही धर्म का स्थापना जो किया था ये 1582 ईस्वी में किया था। 138 नंबर है, तुजक ए जहांगीर मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये किस भाषा में? तो ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। तुजक ए जहांगीरी का अन्य नाम जहांगीरनामा था। तुजक ए जहांगीरी फारसी भाषा में रचित जहांगीरी का आत्मकथा है। जहांगीर का आत्मकथा है। मुगल काल से संबंधित अन्य प्रमुख पुस्तकें तथा उनके लेखक इस प्रकार से हैं। तुजक ए बाबरी यानी तुर्की, ये था इसका लेखक बाबर। हुमायूनुमा जो था ये फारसी जो था ये गुलबदन बेगम था इसका लेखक। शाहजहांनामा ये फारसी में था, ये इनामत खा था इसका लेखक। आगे हैं 139 नंबर में, अलंकरण की कला जिसे पियट्टा ड्यूरा पित्रांदुरा जिसको कहा जाता है उसके शासन काल में लोकप्रिय हुए। किसके शासन काल में लोकप्रिय हुए? तो ये शाहजहाँ के शासन काल में ये लोकप्रिय हुए। शाहजहाँ के शासन काल की अवधि जो था ये 1627 से लेकर 1658 ईस्वी में था। शाहजहाँ के शासन काल को मुगल वास्तुकला या स्थापत्य कला का स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। पीरियड ड्यूरी यानी पित्रादुरा तकनीक यह इतालवी भाषा का शब्द है तथा इसका अर्थ कठोर पत्थर है। प्यूट्रा या ड्यूरा यानी पित्रादुरा तकनीक कीमती पत्थरों पर चढ़ाई के कार्य से संबंधित थी। एतमादुद्दौला के मकबरे के सर्वप्रथम प्यूट्रा ड्यूरा तकनीक का प्रयोग हुआ था। 140 नंबर है, निम्न में से किस मुगल सम्राट को शाह ए बेखबर के उपनाम से जाना जाता था? तो ये बहादुर शाह प्रथम को। बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल की अवधि जो था ये 1707 से लेकर 1712 ईस्वी था। बहादुर शाह प्रथम को उसकी शासकीय क्षमता में अभिरुचि न होने के कारण शाह ए बेखबर के उपनाम से जाना जाता था। जहादार शाह के लंपट मूर्ख के उपनाम से जाना जाता था। अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी।
आगे है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का क्रम निम्न में कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी है। भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का क्रम पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हो जाएगा है। पुर्तगाली नाविक जो हैं वास्को डी गामा वर्ष 1498 ईस्वी में कालीघाट भारत पहुंचा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय तथा ब्लू वाटर नीति से संबंधित फ्रांसिस्को डी अल्मिंडा था। आगे, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। आगे ही, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक निम्न में से कौन था? इनमें से कौन सा था? तो ये था रॉबर्ट क्लाइव था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य से रॉबर्ट क्लाइव स्वर्ग के उत्पन्न सेनानायक के रूप में प्रसिद्ध था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी में से संबंधित था। आगे, काउंट लाली यानी वास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना के नेतृत्व करता था। ये कॉर्नवालिस भारत में न्यायिक संगठन के संस्थापक था। कॉर्नवालिस भारत में नागरिक सेवा तथा पुलिस व्यवस्था की जनक भी था। आगे हैं, पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान मुगल सम्राट कौन था? इनमें से कौन था? ये था आपका शाह आलम द्वितीय था। पानीपत के तृतीय युद्ध अफगान शासक अहमद शाह अब्दुल्ली तथा मराठों के मध्य लड़ा गया था। परिणाम जो था वो अहमद शाह अब्दुल्ली विजय हुआ। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ तथा विश्वास राव द्वारा किया गया था। अफगान शासक अहमद शाह अब्दुल्ली के साथ इस युद्ध में अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा नजीब-उद-दौला रुहेला भी थे। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। 144 नंबर है, शिवाजी और जय सिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो कब किया गया था? तो ये किया गया था 1665 में किया गया था। पुरंदर की संधि 11 जून 1665 ईस्वी में किया गया था। ये जय सिंह प्रथम तथा छत्रपति शिवाजी के मध्य। पुरंदर की संधि के समय मुगल शासक औरंगजेब थे। जय सिंह प्रथम ने 3 मुगल सम्राट का शासनकाल देखा था। जय सिंह प्रथम मुगल काल में सेनापति के पद पर सर्वाधिक समय तक सेवाएं प्रदान करने वाला शासक हैं। आगे, जय सिंह प्रथम मुगल सम्राट शाहजहाँ द्वारा मिर्जा राजा की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। आगे है, निम्नलिखित में कौन मराठा वंश का प्रसिद्ध शासक था? कौन था? ये था छत्रपति शिवाजी महाराज। मराठा वंश के प्रसिद्ध शासक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। मराठा वंश के अन्य प्रसिद्ध शासक संभावजी, राजाराम साहू, ये सब था। छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य था। पिता का नाम साहूजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई। राजनीतिक गुरु यानी संरक्षक जो था ये दादोजी कोंड देव था। आध्यात्मिक गुरु जो था समर्थ गुरु रामदास। और राज्याभिषेक जो हुआ था वो जून 1674 ईस्वी में हुआ था। और इसकी राजधानी रायगढ़ जिसे कहा जाता है। मृत्यु समाधि स्थल 1680 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ था। नोट में कुछ दिया हुआ है, इसमें भी शिवाजी के मंत्रिमंडल प्रशासन के अंतर्गत 8 मंत्री यानी अष्टप्रधान भी थे। ये
आगे हैं, भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? ये था जेम्स ऑगस्टस हेकी था। भारत के प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट अंग्रेजी भाषा में ये छपा गया था। बंगाल गजट प्रकाशन वर्ष या स्थल वर्ष 1780 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। संपादक जेम्स ऑगस्टस हिक्की था। दीनबंधु मित्र नील दर्पण के संपादक थे और नील दर्पण की रचना अवधि जो था वर्ष 1858 से लेकर 59 था। आगे है 1290 से 1320 के दौरान किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया? तो ये किसने किया था? ये खिलजी ने किया था। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1226 ईस्वी के अंतर्गत कुल 5 राजवंशों ने शासन की, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला जो किया था गुलाम मामलुक वंश 1206 से लेकर 1290 तक ईस्वी तक। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। सैयद वंश जो था ये 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। लोधी वंश जो था 1451 से लेकर 1426 ईस्वी तक शासन किया। आगे रजिया पहली महिला मुस्लिम शासिका भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? तो किसकी थी? तो ये था मसूदीन इल्तुतमिश का। शमसुद्दीन इल्तुतमिश का था। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया मुस्लिम तथा तुर्की इतिहास की पहली महिला शासिका थी। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के समान काबा या कुबा या कोट तथा कुल्हा जिसे टोपी पहनकर दरबार में हिस्सा लिया था। महत्वपूर्ण बिंदु था इससे रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई थी। रजिया की हत्या वर्ष 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा करा दी गई थी। आगे हैं मेरठ की मस्जिद खाली जगह शासक के शासनकाल में बनाई गई थी। किसके शासनकाल में? सिकंदर लोदी के। मोट की मस्जिद दिल्ली में स्थित है, जिसका निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में इसको प्रधानमंत्री वजीर मियां भुआ ने किया था। आगे हैं हौज ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था, जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था? ये तो ये सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं तुर्कान ए चहलगानी जो 40 गुलाम सरदारों का संगठन था, इल्तुतमिश ने बनाया। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम भी कहते थे। दिल्ली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर की 2.5 दिन की झोपड़ी नामक मस्जिद की निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। आगे कृष्णदेव राय ने, जिन्होंने 1509 से लेकर 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये था तुलु राजवंश से। तुलु राजवंश से था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने वर्ष 1336 ईस्वी में की तथा लुलु राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। कृष्णदेव राय का संबंध तुल्लव राजवंश से था। यह मुगल सम्राट बाबर के समकालीन था। आगे हैं खाली जगह में बाबर ने पानीपत की इब्राहिम लोदी को हराया था। तो कब हराया था? तो ये हराया था 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था यह अप्रैल 1526 मुगल संस्थापक बाबर एवं दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। खानवा का युद्ध जो हुआ था मार्च 1527 से मुगल संस्थापक बाबर एवं चित्तौड़ के राजपूत नरेश राणा
सांगा के मध्य हुआ था। चंदेरी का युद्ध जो हुआ था, चंदेरी का युद्ध जनवरी 1528 मुगल संस्थापक बाबर एवं चिंदौरी के शासक मेदिनी राय के मध्य हुआ था। और घाघरा का युद्ध हुआ था मई 1529 में मुगल संस्थापक बाबर एवं मोहम्मद लोदी के नेतृत्व वाले बिहार तथा बंगाल के संयुक्त अफगानों सेना के मध्य हुआ था। आगे हैं मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इनमें से कौन सा कथन गलत हो जाएगा? ये हो जाएगा जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी, तो ये उसका गलत है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और हैं। बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, मुबाइन नामक पद्य शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। बाबर ने सर्वप्रथम तुलकामा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण भी की थी। बाबरनामा तुर्की भाषा में कृत संकलन है। आगे बाबर की मृत्यु वर्ष जो है वो 1530 ईस्वी में आगरा में हुआ था। आगे शेर खान ने खाली जगह में चौसा में हुमायूं को हराया। तो कब हराया था? तो ये 1539 में। शेरशाह सूरी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। भारत में सूर्य राजवंश का संस्थापक था ये। शेरशाह सूरी के शासनकाल की अवधि जो था ये 1540 से लेकर 45 तक था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। वर्ष 1540 में बिलग्राम यानी कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था इन्होंने। आगे सम्राट खालिजगन ने मोहम्मद हुसैन उल कातिब काश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलाम या स्वर्ण कलाम की उपाधि से सम्मानित किया। तो ये किसको? तो ये अकबर ने। अकबर मुगल वंश के सम्राट थे। इसका जन्म वर्ष 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था तथा इसकी मृत्यु वर्ष जो था वो 1605 ईस्वी में हो गई थी। आगे इसके और महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। अकबर ने वर्ष 1575 ईस्वी में इबादत खान की स्थापना भी की थी। आगे हैं निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन-ए-इलाही नाम से एक नई जीवन शैली या धर्म की शुरुआत की? तो ये किसने किया था? तो ये किया था अकबर ने। महत्वपूर्ण बिंदु इससे रिलेटेड, वर्ष 1582 ईस्वी में स्थापना इस धर्म से सभी धर्मों के मूल तत्व एवं विचारों को सम्मिलित किया गया था। दीन-ए-इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू व्यक्ति राजा बीरबल था। आगे हैं मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1605 में मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु जो हुआ था 1605 में हुई थी। इसका आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया था। आगे मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये है सिकंदरा में स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली, शेरशाह का मकबरा सासाराम यानी बिहार तथा जहांगीर का मकबरा शाहदारा यानी लाहौर में स्थित है। आगे दारा सिकोह का पिता का नाम क्या था? दारा सिकोह के पिता का नाम क्या था? ये था शाहजहाँ था। शाहजहाँ के 4 पुत्र निम्नलिखित थे: औरंगजेब, दारा सिकोह और शाह शुजा एवं मुरादा बख्श था। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आगे का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।